बॉस आ गया आ गया। वो साहब आप आ गए। बॉस वो साहब अंदर आइए। अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अपने टैक्स रसीद लेकर आओ। ठीक है। कानून के अनुसार टैक्स देना समझे। समझ गया साहब, समझ गया। मैं हमेशा ईमानदारी से टैक्स देता हूं, एक पैसा भी कम नहीं किया। यह राष्ट्रीय कर है, एक पैसा भी कम नहीं हो सकता। समझ गया साहब, याद रखूंगा। बॉस, मैं हाल ही में काम में व्यस्त रहा हूं और स्वास्थ्य ठीक नहीं है। रात को सोते समय पसीना आता है। यह क्या बीमारी है? हाँ साहब, एक मिनट रुकिए। वो साहब, ये थोड़ा सा उत्तर पूर्वी जंगली जिनसेंग है, इसे ले जाइए और शरीर को मजबूत कीजिए, काम करेगा। फिर भी वो साहब, इसे ले जाकर आजमाइए। ठीक है, ले लो। तो मैं इसे ले जाकर आजमाता हूं। चलो अगली दुकान पर चलते हैं। धन्यवाद। वो साहब धीरे चलिए। वो साहब धीरे चलिए। 1 महीने का काम फिर से खुद ही करना पड़ा। आप लोग क्या खरीदेंगे? अभी जो आदमी आया था वो कौन था? क्या आपने नहीं देखा? टैक्स वसूलने वाला और राज परिवार का है। कैसा राज परिवार? जिलाधिकारी राजा का भतीजा है। ये वो साहब हमारे जिलाधिकारी के मामा है। ये राज परिवार नहीं तो और क्या है? ऐसा राज परिवार है। आपके यहां जिलाधिकारी कैसे हैं? जिलाधिकारी जब पहले आए थे तो अच्छे थे। 2 मामलों का निपटारा किया, न्यायपूर्ण निर्णय दिया। वे मामले थे जिन्हें पिछले अधिकारी छूने से डरते थे। 2 अमीरों की जमीन जब्त कर ली। उस समय वास्तव में आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत थी। हम उस समय कहते थे, राज परिवार अच्छा है, हिम्मत से काम लेते हैं। तो उसने कुछ अच्छे काम किए हैं। बाद में ठीक नहीं रहा। कैसे ठीक नहीं रहा? मामले बढ़ गए। ये हाल ही में एक और मामला सामने आया है, पूरे शहर में फैल चुकी है। क्या हुआ है? जिला कचहरी में एक उप निरीक्षक है जिसका नाम झंगी है। वो बहुत ईमानदार है, हम सब उसे पहचानते हैं। उसने एक पत्नी ली है, वो वाकई में बहुत सुंदर है। उसे जिलाधीश ने देख लिया और उसने एक चाल चली। इस झंग निरीक्षक को मुख्य कार्यालय में पदोन्नत कर दिया और फिर झंग निरीक्षक के घर खाना खाया। खाना खाने के बाद झंग निरीक्षक की पत्नी को छीन लिया। ऐसी बात हो सकती है? ऐसी चीजें तो ये पहली बार नहीं कर रहा है। ये झंगी कहाँ रहता है? इन दिनों आप सभी चाचा चाची लोगों के देखभाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह शराब मैं सबको समर्पित करता हूँ। दूर के रिश्तेदारों से अच्छे पड़ोसी, किसी के घर में कोई ना कोई मामला तो होता ही है। एक दूसरे की देखभाल करना चाहिए। सम्मान के रूप में मैं पहले पी लेता हूँ। असल में यह शराब झंगी को सबको परोसनी चाहिए थी, लेकिन अब ऐसा लगता है वह वापस आने का इरादा नहीं रखता है। ऐसा मत कहिए महिला, शायद झंगजी शाम को ही वापस आ जाए। मैं झंगी के स्वभाव को सबसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वह इज्जत के बहुत शौकीन है। आज मैंने आप सबको बुलाया है ताकि मैं आपको एक बात समझा सकूं। मुझे लगता है कि इन दिनों आप सबने सुना ही होगा मेरे बारे में कुछ अफवाहें। हमने कुछ नहीं सुना है, हमने बाहर किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, बताने को क्या है, बस उस दिन ज़हू जी हमारे घर खाने आए थे। वे बिल्कुल भी अच्छे इरादे से नहीं आए थे। उनकी पालकी दरवाजे के बाहर खड़ी थी।
झंगी और मैं नहीं जानते थे। हमने देखा था, मैंने चार से कहा था। झंगजी के घर में कौन सा मेहमान आया है? दरवाजे पर 2 पालकियां और बहुत से अधिकारी। फिर चार दादा ने कहा कि शायद ज़हू जी हैं, इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने झंगी को एक पद ऊपर बढ़ाने का बहाना बनाया और कहा कि वे मुझे ले जाएंगे उनके साथ 2 दिन खेलने के लिए। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने जबरदस्ती छीन लिया। उनके घर पहुंचकर उन्होंने मुझे मजबूर करने की कोशिश की। मुझे कोई और रास्ता नहीं बचा, मैंने सिर्फ मरने का सोचा। लेकिन मैंने सिर मारा और बेहोश हो गया। अगली सुबह उसने मुझे वापस भेज दिया। आप सबने देखा। भाइयों और बहनों, मैं निर्दोष हूं। मैंने झंगी के साथ कुछ गलत नहीं किया। कृपया मेरे लिए गवाही दें। झंग माताजी, आप चिंता न करें, हम और झंगी दोनों आपकी निर्दोषता पर विश्वास करते हैं। आपके सिर पर चोट साफ दिख रही है। हाँ, एक औरत के लिए ये कर पाना आसान नहीं है। महाराज, अब हम कहां जाएंगे? झंगी के घर चलते हैं। झंग माताजी, ज़हू जिलाधिकारी ने जो किया, एक दिन उसका फल मिलेगा। आप जल्दी न करें। झंग माताजी ज़हू जिलाधिकारी राज परिवार से है, लेकिन मैंने सुना है कि राजा ने आदेश दिया है कि राज परिवार के लोग भी आम लोगों पर अत्याचार न करें, नहीं तो लोग राजधानी जाकर राजा से शिकायत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे लिए तो सब एक जैसा है। आज आप सब मेरी बात सुनने आए और मेरी निर्दोषता जान गए। मैं बहुत संतुष्ट हूं। आपके आने से पहले मैंने एक फैसला कर लिया था। यह आप सबसे संबंधित नहीं है। कृपया मुझे माफ करें। एक औरत होने के नाते मेरे पास कोई और चारा नहीं था। झंग माताजी, झंग माताजी, झंग माताजी, झंग माताजी। शायद नहीं हो पाएगा। क्या हुआ? झंग माताजी ने आत्महत्या कर ली। क्यों? झंग माताजी को ज़हू जिलाधिकारी ने सताया, वो सहन नहीं कर पाई। कब आत्महत्या की? अभी अभी। सच बोलो, नहीं तो मार पड़ेगी। महोदय, मैं निर्दोष हूं, निर्दोष हूं। मुंह कड़ा है क्या? मारो, उठो, चलो। महाराज, मैं निर्दोष हूं, मुझे बख्श दो। ज़हू महोदय, बुरी खबर है। क्या हुआ? झंगी की पत्नी ने आत्महत्या कर ली और लगता है राजा को भी पता चल गया है। उन्हें ये कैसे पता चला, मुझे भी नहीं पता है, और जल्द ही सम्राट को काउंटी यार्ड पहुंचने वाला है।
ज़ुयुअन, पिता राजा को प्रणाम। पिता राजा के आगमन की जानकारी न होने के लिए क्षमा चाहता हूं। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं जानता। पिता राजा, आप क्यों गुस्सा है? खुद के किए हुए कार्य के बारे में तुम्हें पता नहीं है। पिता राजा, मुझे समझाओ, मुझे क्या समझाना है? यहाँ कोई आदमी उन्हें पहले जकड़ ले। पिता राजा, मुझे समझाओ। पिता राजा, चुप रहो, ले जाओ। पिता राजा, मेरे पास और कहने के लिए बातें हैं। मालिक, धीमे चलो। क्या तुमने सुना है सम्राट हमारे डिंग्युया आए हैं? वास्तव में ये कब की बात है? सम्राट ने अपनी पहचान छुपाई हुई है। रुको रुको, डिंग्युया में सम्राट के बारे में क्या कह रहे हो? हाँ, कहा है। झेंगशियू यहाँ है। एक वफादार सेवक यहाँ है। मैं झोंगडू की ओर जाने के लिए तत्पर हूँ। महीने के भीतर वापस आऊंगा। डिंग्युया काउंटी को अभी के लिए आपके पास सौंप दिया गया है। हायाई की सहायता से आज्ञा दी गई है। आगे की घटनाएं तुम सबको पता है। अब क्या करना है? वफादार सेवक समझ गया है। ठीक है। ज़ू जी, ऐसा लगता है कि हम इस बार फंस गए हैं। अपना गंदा मुंह बंद करो। कोई है? कोई तो आओ। कोई तो आओ जल्दी से। मेरे पिता को बताओ, मालिक को पुरस्कार मिलेगा। वरिष्ठ पिता सम्राट ने आदेश दिया है। अभी के लिए झेंग और हाजी जो राजधानी से आए हैं को सौंप दिया गया है। किसी को भी प्रवेश या निकास नहीं करना है। सम्राट कहा है। सम्राट चले गए हैं। तो तुम्हारे मालिक कहाँ है? पीछे से जकड़े हुए हैं। वरिष्ठ पिता, धीमे चलो। वरिष्ठ पिता, आप आ गए हैं। तुमने क्या किया है? पिता, मैंने कुछ नहीं किया है। अभी तक कुछ नहीं किया है। तुम्हें पकड़ लिया गया है। पिता, अभी इतना मत पूछो। जल्दी से सम्राट से मेरे लिए छुड़वाओ। मैं क्या करूं? सम्राट चले गए हैं तो तुम जल्दी से कोई उपाय सोचो। पिता, उपाय सोचूं? मैं क्या उपाय सोचूं? पिता, इस बार सम्राट ने जल्दी से जाने के बाद जल्दी से लौटना शुरू कर दिया। यह मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। यही सम्राट है। हमें फिर से गेंद फेंक दी है। झेंग जी, अगर हम अब डिंग्योन में रहें तो क्या करें? आधिकारिक कारोबार, ये महान है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, हाँ ये है। अन्यथा परिवार लकड़ी का खर्च भी नहीं कर सकता है। हाँ, हाँ। एक दिन में 30 टैक्स, जहां एक दिन में 30 टैक्स नहीं है। हाँ। क्या लगता है कि इस बार जुहू को दोषी ठहराया जा सकता है? कोई अपराध नहीं, क्यों नहीं? यदि कोई और 3 बार से अधिक मर जाता है, ये किसी और का है। ये भतीजा है। यदि ये सम्राट के भतीजे के लिए नहीं था तो 30 करोड़ और 3 करोड़ का भुगतान करने की हिम्मत कौन करेगा? आश्चर्यजनक है कि सम्राट ने इस बार सम्राट के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। कहां से पटाखे बंद करें? ठीक है, ठीक है। महान महान। ठीक है, ठीक है। क्या आप सभी ने यह सुना है? क्यों जॉन को पकड़ रहे हैं? सड़कों पर पटाखे लगाने के लिए लोग। आप यहां वर्षों से काम कर रहे हैं। क्या आप लोगों के समूह को नहीं जानते हैं? मुझे लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं। सीधे कहने से डरो मत। यदि छिपने की सूचना नहीं है, एक बार पता चला, अपराध के रूप में सजा। लियू गश्ती, आप पहले इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही मैंने आमीन में प्रवेश किया, मैंने अपने सिर को मिट्टी दी। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप सीधे घर जाते हैं।
और फिर से बाहर नहीं जाते। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बुरी चीजें की है। आप एक सामान्य नागरिक से अधिक है। क्या आप कम जानते हैं? शायद मुझे इतना जानने की जरूरत नहीं है। आप क्या मतलब? हम जुहान को गिरफ्तार करते हैं, निराधार है। मैंने ऐसा नहीं कहा। या आपको लगता है कि झुआ कर सकता है? आधिकारिक बहाली डोंगशान की वापसी। मुझे भी ऐसा नहीं लगता। इस अधिकारी ने आपको बताया। यदि आप नहीं कहते हैं तो स्वाभाविक रूप से कोई कहेगा। जब आपका समय आता है तो आप जानते हैं या नहीं, आप बदतर हो जाएंगे। आप अपनी महिमा के लिए बहुत कम हैं। सर जी, मुझे सोचने दो। कौन कहता है पहले? मास्टर जेन को लौटेन। जब तक मुझे पता है कि एक बार जूहो ने, मैं एक के लिए घर गया था। लुजहो के राजसी मुहर लगे खाली कागजात, कर प्रजाति और कर की धनराशि बढ़ाने के आदेश की नकली प्रति तैयार की। झेंग दादा और हान दादा को रिपोर्ट करें। डब्ल्यू जिंदे ने सम्राट के नाम पर चारों ओर वसूली की। राशि बढ़ी है। कितनी है? लगभग 5,000 से अधिक होने का अनुमान है। डब्ल्यू जिंदे ने क्या कभी चिंगफेंग चाय घर में एक महिला के साथ बलात्कार किया? लियू निरीक्षक, आपको इसके बारे में और जानकारी होनी चाहिए। हाँ, जो मेरी जानकारी में है, उसने प्रासाद बनाने के नाम पर लगभग 15,000 से अधिक कर से चोरी की। कोई सबूत है? मैं इकट्ठा कर सकता हूं। पिताजी, झेंगशियुया और हायाई को दिंगयुआन सौंपना है। क्या विश्वास किया जा सकता है? विश्वास न करने का क्या कारण है? परंतु चाचा को दिंगयुआन में कई असुविधाएं हैं। यही कारण है कि वह दिंगयुआन में है। इसलिए मैंने झेंगशियुया को दिंगयुआन सौंप दिया। झेंग दादा। झेंग दादा, क्या आपको मुझे पहचानते हैं? हमने मिला है। झेंग दादा ने पिछले साल गाओयो में मुझे भूल गए हैं। गाओयो। मैं चेनडोंगजी हूं। पिछले साल गाओयो में झेंग दादा के साथ एक बार मिले थे। हाँ, मिले थे। चेन साहब, आप अब क्या कर रहे हैं? अब जेवर का व्यापार करता हूं। मुझे पता चला है कि झेंग दादा झूया और अन्य लोगों के मामले संभाल रहे हैं। वास्तविकता बताने के लिए आया हूं। चेन साहब बैठिए। धन्यवाद दादा। झेंग दादा। हालांकि मैं झेंग दादा से बहुत परिचित नहीं हूं, फिर भी मुझे यहाँ की बातें सुनी है, इसलिए मैं आपके लिए बहुत चिंतित हूं। विशेष रूप से आया हूं। ओ झेंग दादा, मेरे विचार से आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा? झेंग दादा, क्या आपको सम्राट और उनके भाई के बीच का संबंध पता है? आप क्या कहना चाहते हैं? सम्राट ने अभी अभी अपने भाई को जन्मदिन पर शहर में बुलाया है और उन्होंने सुना है कि उनका भाई राजसी बिस्तर पर सोया है। झेंग दादा, क्या आपको पता है? मुझे ऐसा कुछ नहीं सुना है। ऊपर और नीचे देश। सम्राट के साथ इतना गहरा संबंध कौन है? जूहू मेरे भाई का इकलौता बेटा है। भले ही उसने एक जघन्य अपराध किया हो, क्या सम्राट उसे मारने के लिए तैयार है? जाहिर है सम्राट चुप नहीं बैठेगा। ऐसा लगता है कि जुआ एक आधिकारिक नहीं हो सकता है, लेकिन सम्राट नहीं होगा क्योंकि वो शाही परिवार का सदस्य है। उसका साथ देंगे। इस मामले को राजा ने राजा को सौंपा था। जितना अधिक आप जानते हैं भगवान झेंग, आप जितना अधिक गंभीर है, जितना अधिक होता है उतना ही अधिक
सम्राट अधिक कठिन होगा। क्या यह सही है? हो सकता है। क्यों नहीं रहा राजा डिंगयुआन में? गुरुजी ने कभी सोचा? मुझे इसके बारे में बताएं। सोनू ने भी कुछ कहने की हिम्मत की। जियामिन ने सोचा, मिस्टर झेंग, 2 प्रकार के विवेक को समझना चाहिए। इनमें से एक यह है कि जुहू की गलती का पता लगाना है, रुकना, सम्राट की हत्या न करें, मारने की सीमा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरुजी को समझ लेना चाहिए, सम्राट को कोई समस्या न दे। अगर मास्टर ज़ेंग सम्राट की मदद कर सकते हैं, भ्रष्टाचार की सजा, ये शाही रिश्तेदारों के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, भविष्य में स्वामी जी को प्रभु जी का। अगर भगवान ने राजा को दिया, समाप्ति की कीमत, सम्राट बेहतर महसूस करेंगे, वो दुखी नहीं होगा। हां, हालांकि इस अधिकारी को लगता है कि सम्राट ने इस अधिकारी को नियुक्त किया है डिंगयुआन से निपटने के लिए। सम्राट का दृढ़ संकल्प, सत्यापन के बिना सम्राट अभी तक जुहान द्वारा किए गए अपराध के बारे में पता नहीं है। कितना गंभीर। क्या सम्राट भी इसे पार करना चाहता है? आइए जानते हैं भगवान जी की वफादारी। परिश्रम करना, सम्राट के प्रति सबसे बड़ी वफादारी। मुझे डर है? बिल्कुल भी नहीं। सम्राट के भतीजे की हत्या, क्या हम भगवान की वफादारी दिखा सकते हैं? इसलिए वफादार और बेवफा होना राजा के मन की समीक्षा पर निर्भर करता है। अंतिम स्थिति में भले ही राजा ने झूया को कठोरता से मार डाला, क्या उसके 3 परिवारों का विनाश करेगा? बाद में झूया के रिश्तेदार अभी भी जीवित हैं। उनके लिए आपको परेशान करना आसान नहीं होगा। राजा आपसे संतुष्ट नहीं है, बाद में वह किसी और कारण से आपको मार डालेगा। क्या कोई आपके लिए बोलेगा? तो तुम्हारे विचार से मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि यह बहुत मुश्किल है। कोई भी झेंग वयस्क की स्थिति में नहीं होना चाहता। यदि पूरी तरह से कानून के अनुसार काम किया जाए तो राजा के साथ निजी दुश्मनी होगी। यदि कानून का उल्लंघन किया, राजा झेंग वयस्क को फिर से नियुक्त नहीं करेगा। मुझे सुना है डिंगयुआ की बात झेंग वयस्क ने सबसे पहले राजा को बताई थी। बिल्कुल सही। झेंग वयस्क आपने खुद को फंसाया है। आपको लगता है कि झेंग तुयुया कैसा व्यक्ति है? मेरा मानना है कि ये एक दुर्लभ वफादार सेवक है। वो मेरे प्रति वफादार है या संसद के प्रति? पिताजी, इसमें क्या अंतर है? मेरे प्रति वफादार होना संसद के प्रति वफादार होना जरूरी नहीं है। नागरिक का मानना है केवल एक ही रास्ता है। 12 शब्द। बड़े मामलों को छोटा करें, छोटे का बलिदान देकर बड़े की रक्षा करें, सहज अनुग्रह। इसे कैसे समझाएं? जिसे बड़े मामलों को छोटा करना कहते हैं, पहला यह बताना है कि झूया का उद्देश्य अच्छा था। महल बनाने के लिए उसने गलती से गलत काम किया। दूसरा, यह बताना है कि झूया किसी और के प्रोत्साहन से एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। तीसरा, विशेष रूप से इस बात पर जोर देना है झूया ने पहले ही बहुत सारे गंदे धन वापस कर दिए हैं और पछतावा कर रहा है। इन 3 कारणों से झूया का दोष तो और भी हल्का हो जाएगा। और क्या है?
बाकी के लिए जिसे छोटे का बलिदान देकर बड़े की रक्षा कहते हैं। नागरिक का मानना है कि इस मामले में राजा केवल झूहिया पर हाथ नहीं चला पाएगा, बाकी अपराधियों को मारने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मामले दूसरे अपराधियों के नाम पर लिखे जा सकते हैं, दूसरे अपराधियों के सिर पर डालने की कोशिश करो। झूहिया के अपराध को कम करने की कोशिश करो। सम्राट को एक रास्ता दो ताकि सम्राट सोचे कि तुम दयालु हो और यह भी सोचे कि वह झूहिया को माफ कर सकता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा कहा। क्या और कुछ सुझाव है मेरे लिए? झेंग साहब बहुत अनुभवी है, मैं केवल इतना ही कहूंगा। क्या तुम झूहिया के परिवार की तरफ से आए हो? हां और नहीं। झूहिया के परिवार ने मुझसे बात की है, लेकिन मैं झेंग साहब से एक बार मिल चुका हूं और उनके चरित्र की प्रशंसा करता हूं। अगर तुम मेरे चरित्र को जानते हो तो मुझे ऐसी सलाह क्यों दी? झेंग साहब, आपकी यह सलाह केवल झूहिया के लिए फायदेमंद है, सम्राट के लिए नहीं। इससे जनता सम्राट को कानून से ऊपर समझेगी और अधिकारी झूहिया से तुलना करेंगे, सम्राट को मुश्किल में डाल देंगे। क्या मैं झेंगशुया ऐसा कर सकता हूं? झेंग साहब सम्राट के लिए सोचते हैं, प्रशंसनीय है। मैं केवल अपनी राय दे रहा हूं। झेंग साहब को सोचने के लिए कह रहा हूं। मैंने कह दिया, अब जाता हूं। रुको, तुम अपराधी की तरफ से आए हो। तुमने मुझे धमकी दी है। क्या मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा? मैंने किसी की तरफ से बात नहीं की, नहीं धमकी दी है। क्यों नहीं जा सकता? पहले हस्ताक्षर करो। लाओ, रिकॉर्ड लाओ। जी। झेंग साहब, मैं आपके भले के लिए आया हूं। आप इतना आगे बढ़ रहे हैं, जरूरत से ज्यादा नहीं हस्ताक्षर करो। क्या मैं सच नहीं कह रहा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो पछताओगे। हस्ताक्षर नहीं करना। कभी नहीं करूंगा। अच्छा, लाओ, मारो। जब तक हस्ताक्षर न कर दे जी। झेंग साहब, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। यह व्यक्ति बहुत बातूनी है।
जुआन ने अपने चाचा के लिए मठ का निर्माण करने में क्या गलती की? जुआन को वास्तव में कोई गलती हुई है। महाराज ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। मैं आदेश पर कार्य कर रहा हूं, चाहे वो सही हो या गलत। ये हमारे जू परिवार का पारिवारिक मामला है। सारा संसार हमारे जू परिवार ने ही जीता है। तुम्हें यहाँ कुत्ते की तरफ बेकार फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। मुझे इस मामले में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं है। महाराज ने मुझे इस मामले को संभालने का आदेश दिया है। आज मैं सम्राट की ओर से एक बार फैसला लूंगा और तुम्हें जुआन और चेन डोंगजी को रिहा करने का आदेश दूंगा। अगर कोई समस्या है तो मैं सम्राट से स्वयं बात करूंगा। जूजी महाराज आकाश के बेटे हैं। किसी को भी सम्राट की शक्ति का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे विद्रोह के अपराध में दंडित किया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से मिंग कानून में लिखा हुआ है। जुआन को सम्राट के आदेश से जेल में डाला गया है। सम्राट के आदेश के बिना मैं उसे रिहा नहीं कर सकता। झेंग नाम के आदमी, तुम मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुमसे ऐसा नहीं मानूंगा। जू जी, कृपया अपने आप को सम्मान दीजिए। यही सम्मान है सम्राट के अलावा। मैं किसी को भी पिटा सकता हूं, आपको विश्वास है? जू जी, रुकिए। क्या आपको लगता है कि हमारी सहनशीलता सचमुच आपसे डर के कारण है? देख लिया। आपको कैसा लगा? आश्चर्य है। हुआन भाई का अपराध वास्तव में बहुत गंभीर है। मिंग टिंगलिन लुओ मिंगटोंग वो जिंडे सहित उनके अपराध, मिंग कानून के अनुसार उन्हें सबसे भारी सजा मिलनी चाहिए। चेन डोंगजी ने झेंग शियुआन को जो रिकॉर्ड दिया, क्या आपने देखा? ये चेन व्यक्ति साधारण नहीं है। उसने सोचा कि सम्राट वास्तव में राजकुमार को मारने के लिए गंभीर नहीं थे, बस दिखावा कर रहे थे। अब झेंग शियुआन जितना गंभीरता से जांच करता है, सम्राट के लिए बाद में इसे संभालना उतना ही कठिन होगा। ये चेन व्यक्ति ने सम्राट के मन को पूरी तरह से समझ लिया है और इसे झेंग शियुआन को धमकी देने के लिए उपयोग किया है। झेंग शियुआन भी कोई कम चालाक नहीं है। वो इस बातचीत को तुरंत लिख लिया और साहस करके सम्राट को दिखाया। ये एक बहुत ही चतुर चाल थी। ये सम्राट को यह दिखाने के लिए कि वो कितना स्मार्ट है, और साथ ही अपनी बात पहले से ही साफ कर दी और घटाया उसके भविष्य के प्रतिशोध का खतरा। दोनों बहुत ही चतुर है। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम अभी सम्राट होते, हर चीज का फैसला तुम्हें अकेले करना होता, तो तुम क्या करते? महाराज, मुझे यह बहुत मुश्किल लगता है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, फैसला तो करना ही पड़ेगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि फैसला कैसे करोगे? एक सम्राट के रूप में फैसला न करना सबसे बड़ी गलती है, लेकिन यह फैसला बहुत क्रूर लगता है। क्या तुम्हें लगता है कि सम्राट बनना आसान है? मैं तुम्हें बताता हूं, दुनिया के सभी बड़े मामले केवल तुम्हारे इरादे पर निर्भर करते हैं। एक गलती और सब खत्म। एक दिन जब तुम सम्राट बनोगे, तुम अकेले होगे। यह दुनिया केवल तुम्हारी है और केवल तुम ही इसकी परवाह कर सकते हो। इसलिए राज परिवार में कोई निजी मामले नहीं होते। निजी मामलों का कोई अधिकार नहीं है। यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। छठे भाई,
झेंग साहब, मुझे लगता है कि महाराज ने अब तक देख लिया होगा हमारे द्वारा प्रस्तुत सामग्री को। हां, उन्होंने देख लिया होगा। झेंग साहब, यह कदम वाकई बहुत चालाकी भरा था। मैंने बहुत सोचा और पाया कि हमने चेन डोंगजी का इस्तेमाल किया, वरना सब कुछ वैसा ही होता जैसा चेन डोंगजी ने कहा था। हान साहब, तुम अभी युवा हो। आगे बहुत सी चीजें तुम पर निर्भर करेंगी। लेकिन याद रखो, एक सलाहकार के रूप में न केवल साहस की जरूरत होती है, बल्कि खुद को बचाने के तरीके भी। हां, ऐसा ही है। झेंग साहब, क्या आपको लगता है कि महाराज झुआन को मृत्युदंड देंगे? तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि हां। लेकिन झू ल्यूजू और महाराज के बीच का रिश्ता यह सामान्य नहीं है। इस मामले की कुंजी झू ल्यूजू में है। ये महाराज वापस आ गए हैं। कहां है? जिला कार्यालय में। सुना है कि वे जल्द ही झू साहब का मुकदमा सुनेंगे। इतनी जल्दी? तुम तीनों ने क्या बदशगुनी की है, खुद बताओ, खुद से कहो। हे महाराज, गुनहगार ने कई बार व्यापारियों को धोखा दिया है। कुल मिलाकर 3,900 की प्राप्ति की है। इसके अलावा 2 महिलाओं का बलात्कार किया है। गुनहगार ने 3,600 का भ्रष्टाचार किया है। गुनहगार ने 1,300 का रिश्वत ली है। ये सभी बाग के साहसी नायक हैं। चाहे कितनी भी चोरी की हो, उनके हाथ नहीं जलते। गुनहगार खुद से नहीं उतरा था, गुनहगार उनके द्वारा नीचे खींच लिया गया था। तो क्या तुम्हें पूरब की खिड़की का खुलना नहीं डरता? गुनहगार ने सोचा था, रिश्वत देने वाले आदमी कभी इसकी शिकायत नहीं करेंगे, और मैंने रसीद नहीं लिखी थी। यहां तक कि शिकायत करने पर भी कोई सबूत नहीं मिलेगा। जो भी शिकायतें जिला कचहरी में पहुंचती है, हम सभी की जांच करते हैं। थोड़ा पैसा लेने से कोई दिक्कत नहीं होगी। हर बात को आसमान और पृथ्वी जानते हैं, देवता, भूत और इंसान जानते हैं। दुनिया में कोई रहस्य नहीं होता। अच्छे और बुरे का बदला मिलता है। सुई ने अपने पिता की हत्या की, जो बहुत गुप्त थी, लेकिन फिर भी आसमान, धरती, देवता, भूत और इंसान सभी जानते हैं, जिससे पांचों तरफ से गुस्सा आया और मिलकर उन्हें मार डाला गया। तुम्हें लगा कि तुम इससे बच सकते हो। अब पछताते हो या नहीं? गुनहगार बहुत पछता रहा है। रुक जाओ। मेरे रास्ते में आओगे तो जान बचाओगे। यह राजा का आदेश है कि कोई भी अंदर नहीं आए। मैं राजा का भाई हूं, कोई भी नहीं आ सकता। डब्ल्यू जिंदे, तुम एक कर अधिकारी हो और सरकारी कर कानूनों से अवगत हो। मुहर लगे खाली दस्तावेज का उपयोग करके झूठे कर आदेश जारी किए। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है? गुनहगार को पता है कि इस बार मरना निश्चित है, इसलिए मरने से कोई आफत नहीं है। सिर्फ एक बात के लिए महाराज की प्रार्थना करता हूं। गुनहगार की मृत्यु के बाद सारे गंदे पैसे और सामान जब्त कर लिए जाएंगे। घर में एकदम गरीबी होगी। 7 लोगों का परिवार, पत्नी, बच्चे और बूढ़े, गुलाम नहीं बनेंगे तो जीवित नहीं रह सकेंगे। गुलामी का दुख झेलने के बजाय अच्छा है कि मर जाएं। गुनहगार महाराज से प्रार्थना करता हूं
कि पूरे परिवार को मार डालें ताकि हम दोबारा जन्म लेकर अच्छे इंसान बन सके। जब तुम भ्रष्टाचार कर रहे थे, आपका परिवार और आप आशीर्वाद साझा करते हैं, क्या किसी ने तुम्हें मना कर दिया? घटना के बाद आपका परिवार उसी अपराध के लिए आपके साथ होना चाहिए। क्यों अब भी मौत की दुआ? सजा से पहले मैं चाहता हूं कि परिवार के सदस्यों को परेशानी न पहुंचाएं, लेकिन आप इसके विपरीत हैं। तुम भी एक दिल है। पिछले कई सालों से एक शाही रिश्तेदार रहे हैं। अगले जीवन को बर्बाद मत करो। अब बिना परवाह किए आपकी महिमा के लिए अधिक धन्यवाद। चिंता मत करो सर। हम इंतजार क्यों नहीं करते और देखते हैं कि मैं चिंता नहीं कर सकता। अगर आप इंतजार करते हैं तो मेरा बेटा मर जाएगा। प्राचीन बादल। 6 चीजें हैं जो राजवंश की स्थापना के बाद बहुत अच्छी है। बुद्धिमान व्यक्ति छुपा रहा है, यह भयानक है। 4 लोगों का स्थानांतरण उद्योग गहरा और कठिन है। ऊपरी और निचले चरण अद्भुत है। शर्म का तरीका अद्भुत है। प्रतिष्ठा अराजकता वास्तव में भयानक है। यह बहुत अच्छा है और स्वादिष्ट होना। 4 डर के मारे गए। अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कड़ी सजा नहीं दी जाती, क्यों है 100 लोग? मैंने फैसला किया। वुजिंदे सभी 3 कुलों को निष्पादित करने में देर हो चुकी है। मेंगटिंग लूमिंगटोंग को देर से मार दिया गया। भ्रष्टाचार के लिए 3 लोगों और अन्य को दंडित करने के लिए 80 से अधिक लोगों को प्रवेश। आकार की परवाह किए बिना कानून द्वारा संपत्ति का उल्लंघन। मुझे 1000 बार मार सकता है, मुझे 3 लोगों को दंडित न करें। वे निर्दोष हैं और आपकी महिमा की प्रार्थना करते हैं। तुम मुझे क्यों नहीं मार रहे? 9 कुलों, 80 कुलों, 360 लोग। भ्रष्ट अधिकारियों की हत्या या हत्या नहीं की जा सकती है। जब मैं मर जाता हूं तो मुझे शर्म आती है। उनमें से 3 को नीचे खींचे और उन्हें एक साथ। मेरे परिवार ने मुझसे ज्यादा पाप किया है। तुम क्यों नहीं मारते? क्यों नहीं मारते? जाओ, क्यों नहीं मारते? अब आपकी बारी है। पिता, पिछली बार के लिए राव, पुत्र मंत्री अब अधिकारी नहीं होंगे। बेटे और मंत्री अपने पिता के लिए, पैतृक मकबरे की रक्षा के लिए अपने गृहन घर लौटा। आप अभी भी कब्र को रखने के लिए। मैंने तुम्हें कई बार सिखाया है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु गरीबी या बीमारी नहीं है, बल्कि ये चालाकी, लालच, दुर्वृत्ति और झूठ है। गरीबी बदल सकती है, बीमारी का इलाज किया जा सकता है, पर एक बार अगर आदमी चालाक, लालची, दुर्वृत्त और झूठा बन गया तो उसका कोई इलाज नहीं। जब तुमने पिछली बार 500 गुए चुराए थे, मैंने तुम्हारे पिता की बार बार गुहार सुनकर सिर्फ 100 छड़ी का सजा दिया था और तुमने पछतावा नहीं किया। और धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत बढ़ती गई। तुम्हारी समझ में, दुनिया भर के जनता और सेना के सामने इस बार मैं तुम्हें कैसे सजा दूं? पिताजी, बेटा ने 9500 गुए वापस कर दिए हैं और 7000 से ज्यादा बाकी है। बेटा को इसे चुकाने का तरीका निकालना होगा। बेटा ने पूरी तरह से बदलाव करने का फैसला किया है। पिताजी, कृपया बेटे को फिर से एक मौका दीजिए। तुम अपने चोरी किए हुए पैसे वापस कर सकते हो, पर तुम सरकार के खिलाफ किए गए अपमान को वापस नहीं कर सकते। तुम ऐसे बदशगुनी आदमी हो। मुझे पिछली बार नहीं करना चाहिए था, तुम्हें तख्ती से बचाना। इस बार तुमने दफ्तर के कागजात चोरी करके हेराफेरी की है, अपनी मर्जी से कर बढ़ाएं और निर्दोष महिलाओं को अत्याचार किया है। इन सभी मौत के कारणों को एक साथ मिलाकर तुम्हें सैकड़ों बार मार डाला जाए तो कम होगा। तुम मुझे कैसे माफ करने के लिए कह सकते हो? पिताजी, आपको याद है कि मेरे पिता और आप बचपन से जुड़वा भाई थे। वो अब बूढ़े हैं, उन पर यह झटका नहीं सहन होगा। पिताजी, पिताजी, कृपया बेटे को फिर से एक मौका दीजिए। पिताजी, चुप रहो, इसे खींच ले जाओ। झूहिया को बाहर खींचकर
50 छड़ी का सजा दो। पिताजी जान बचाओ, पिताजी जान बचाओ। मेरे बेटे को मत मारो। वृद्धा जी, ऐसा लगता है कि इस मामले में थोड़ी देर रुकना बेहतर है। अरे, दंड दिया तो मार, नहीं मारा तो दंड नहीं होगा। हे महाराज, अपराधी बेहोश हो गया है, पानी डालो और फिर से मारो। जी हाँ महाराज, अब नहीं मार सकते, थोड़ा और मारोगे तो आदमी मर जाएगा। मर जाए तो मर जाए महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। झूहिया तो राजकुमार है और उन्हें पछतावा है। कृपया महाराज, उनकी जान बचा दीजिए। झूहिया राजकुल का हिस्सा होने के बावजूद भी गंभीर अपराधी है। उसे मारना नहीं तो कानून सहन नहीं करेगा। सैनिक, आदेश सुनो। झूहिया को बाहर बांधकर तीर से मार डालो। हाँ। हुवेयोंग, आप यहां हो। आप सजा देखेंगे। आदेश मान्य। सजा के लिए तैयार हो जाओ। तीर छोड़ो। बेटा है पुराने जी, हिलना मना है, दूर रहो। ए पुराने जी बेटा। हे महाराज, सजा पूरी हो गई। 5 तीर छोड़े गए लेकिन मरा नहीं। इतनी कमजोर तीरंदाजी, मुझे खुद उसे मारने दो। महाराज, ऐसा नहीं कर सकते। 5 तीरों से भी मरा नहीं। ये भगवान की मर्जी है, भगवान की मर्जी को नहीं टाल सकते। महाराज, दोहराकर सजा नहीं दे सकते। महाराज, भगवान की मर्जी को नहीं टाल सकते। मेरा आदेश सुनो। झूहिया को आम नागरिक बना दो और उसे कभी नहीं रोजगार दो, जेल में डालो। हा। रुको महाराज, ऐसे झूहिया को सजा देना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं? महाराज ने हमेशा कहा कि राजकुमार कानून तोड़े तो सामान्य नागरिक की तरह सजा पाएगा। झूहिया का अपराध डब्ल्यू जिंदे से भी गंभीर है, इसलिए उसे भी गंभीर सजा देनी चाहिए। ऐसी छूट, ऐसा लगता है कि लोग इससे सहमत नहीं होंगे। तुम सहमत नहीं हो? झूहिया को पहले ही आधा मार चुके हैं और 5 तीर भी छोड़े हैं। ऐसा राजकुल के साथ प्राचीन काल में देखा नहीं गया। फिर क्या सहमत नहीं होने का कारण है? और 5 तीरों से भी मरा नहीं। यह भगवान की मर्जी है, इसे नहीं टाल सकते। मेरे विचार से अपराधी को कानून के अनुसार सजा देनी चाहिए। प्राचीन काल में देखा गया या नहीं, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर राजकुल के लिए कानून के बाहर रहने की अनुमति दी गई तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। धीरे धीरे कानून का महत्व समाप्त हो जाएगा। झूहिया को मारने से रिश्तेदारी का दर्द होगा, लेकिन ये देश और राजा के लिए लाभदायक है। महाराज सोचे। बेशर्म, तुम मुझे सबक दे रहे हो। बहया, इसका क्या दंड होना चाहिए? ह्यूएनर, अरे ह्यूएनर जी, हुआनिर पुत्र। पिता, ऐसा कैसे हो गया? शाओए, मैं अभी भी जीवित हूं। बच्चा, हुआंगशा का आदेश है कि जुआन को जेल में डाल दिया जाए। झू बूजी, कृपया रास्ता छोड़े। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बेटे। कौन नहीं जानता कि सच्चाई बताना
जैसे खुद को खतरे में डालना है। लेकिन वास्तविक पुरुष सीधे और ईमानदार रहने चाहिए, देश के प्रति अपनी निष्ठा और वफादारी से अपना कर्तव्य निभाएं। क्या हम अपने लाभ के लिए सच्चाई छुपा सकते हैं? पवित्र शब्द कहते हैं कि राजा को सलाह न मानने पर वफादारी टूट जाती है। अच्छे और बुरे के मिलने से सच्चे नायक थक जाते हैं। अपने महान राजा से अनुरोध है कि सही फैसला लें। बेवकूफी बोलना। चाहे मैं तुम्हारी सलाह स्वीकार न करूं, सभी वफादार लोग अभी भी अपने पद पर होंगे। तुम बहुत ही जिद्दी व्यक्ति हो, नियमों की परवाह न करना और राजा का सम्मान न करना। मैं एक बात कहता हूं तो तुम उसका विरोध करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? इस आदमी को बाहर ले जाओ और उसका सिर काट दो। राजा क्रोध न करें, झेंगशुआन ने देश के प्रति अपनी वफादारी दिखाई है। मैंने पहले ही ये सब अनुमान लगा लिया था। जब मैंने दूर के किस्सों को सुना था, तब से ही मैंने इसके लिए तैयारी की थी। मैंने पूरी कोशिश की है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। ऐसा होने पर अच्छा है, आंखों से दूर रहने पर दिल भी चैन की सांस लेता है। धन्यवाद, आपकी कृपा से मैं अपने आराम को प्राप्त कर लूंगा। रुकिए, पिताजी झेंगशुआन ने सच्चाई बताकर आपको नाराज किया। ये गलत है, लेकिन उसके दिल में देश के प्रति परवाह है और वह अपने कर्तव्य के प्रति जान देने को तैयार है। उसने सच्चाई बताने का फैसला किया क्योंकि ये उसका कर्तव्य था। हे राजा, मैं आपसे उसकी जान बख्शी के लिए प्रार्थना करता हूं। हे राजा, झेंगशुआ ने गलत बातें कही है, उसे सजा देनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है उसकी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। कड़वी दवा भी लाभदायक होती है, इसलिए राजा कृपया उसे माफ कर दे। झेंगशुआन, मैं यहां हूं चूंकि राजकुमार और हान आपके लिए बोल रहे हैं। मैं तुम्हें एक समय के लिए मूर्ख समझूंगा और तुम्हारी जान बचा दूंगा, लेकिन तुम्हें पछताना चाहिए। मुझे कोई गलती नहीं है तो मुझे पछताने की जरूरत क्या है? महाराज के लिए, सम्राट के लिए। निम्न सेवक ने बस अपना कर्तव्य पूरा किया। निम्न सेवक को लगता है महाराज को कानून के अनुसार काम करना चाहिए। ज़ुह्युएन को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए और निम्न सेवक को चाहे ज़ुह्युएन के साथ मरना पड़े, सिर कटने पर भी पछताऊंगा नहीं। मैंने तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और तुम घमंडी और अनुशासनहीन रहे, जो मेरे प्रति अपने इस वफादारी को धोखा देता है। आज मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूं, लेकिन तुम मेरी बातों को नजरअंदाज कर उल्टा काम करते हो। तो मुझे इस बात का खेद है कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। हैंडुओ के मामले से लेकर फूल नौका के मामले तक निम्न सेवक ने कभी महाराज को एक भी अवांछित शब्द नहीं कहा। महाराज के भ्रष्टाचार विरोधी महान स्पिरिट को निम्न सेवक गहराई से सम्मान देता है, लेकिन निम्न सेवक ये नहीं चाहता कि ज़ुह्युएन इस चट्टान पर महाराज को झंडा फहराने पड़े। निम्न सेवक को महाराज द्वारा नियुक्त किया गया। नियुक्ति का मतलब महाराज की आंखें और कान है। सभी अधिकारियों की जांच करना, गैरकानूनी कार्रवाई करना, न्याय करना। कानून का पालन करते हुए शक्तिशाली लोगों से डरना नहीं चाहिए। निम्न सेवक को डर नहीं लगता, नहीं कुछ चाहता, सिर्फ देश की सेवा करने के लिए। देश की सेवा में कोई पाप नहीं है। चूंकि कोई पाप नहीं है तो माफी की जरूरत नहीं। ऐसे में निम्न सेवक जल्द से जल्द मृत्यु चाहता है। हरामखोर, तुमने सम्राट का मजाक उड़ाया, गंभीर अपराध किया और अभी भी अपने आप को बढ़ाई देने का प्रयास करते हो। तुम सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के लिए मरना चाहते हो। अगर तुम अभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते तो मुझे राजा और सेवक के रिश्ते को नजरअंदाज करना पड़ेगा। ज़ुह्युएन को नहीं मारा जाएगा तो मैं झेंगशुआन के रहने का क्या मतलब है? देश के कानून की रक्षा के लिए निम्न सेवक ने अपने जीवन को नहीं बचाया। मरने पर भी मैं देश की सेवा करने की बात कहूंगा। लोगों को बाहर निकालो और काट दो। महाराज के मारने के लिए धन्यवाद। निम्न सेवक को आखिरी सांस तक कोई पछतावा नहीं होगा। इतिहास लिखेगा, आज महाराज ने निर्दोष झेंगशुआन को मार डाला। महाराज झेंग जी को मारने का विचार मत करो। निम्न सेवक जानता है कि महाराज ज़ुह्युएन को मारने से डरते हैं, लेकिन ये कदम लोगों का विश्वास खो देगा। झेंग जी को मारने से दोगुना विश्वास खो जाएगा।
महाराज से अनुरोध है कि वे इस पर विचार करें। तुम कौन हो? तुम्हें बढ़ावा दिया हुआ कितने दिन हुए हैं? तुम झेंग शुएन के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने का साहस कैसे करते हो? मैं अपने को कमजोर और अनुभवहीन समझता हूँ। झेंग जैसे महान व्यक्ति के साथ खड़ा होने के लायक नहीं हूँ। फिर भी मैं भी एक पर्यवेक्षक राजनीतिक आचार्य हूँ और झेंग जी के साथ अपने विचारों में सहमत हूँ। छुपाने की हिम्मत नहीं करता। अगर फिर से बकवास बोला तो तुम्हें भी मार डालूंगा। मैं झेंग जी के साथ फांसी के खंभे पर चढ़ने को तैयार हूँ। अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए बाहर ले जाओ और मार डालो। धन्यवाद महाराज। पिताजी कृपया फिर से विचार करें। झेंग शुया ने सोचा नहीं होगा। अपने आप को देखने के लिए पेशाब करके झांकी। तुम कौन हो? ये आकाश ज़हू परिवार का है। ये लोग ज़हू परिवार के। तुम्हारे बोलने का कोई स्थान नहीं है। ज़हू जी कृपया मेरे रास्ते से हट जाएं। मैं सरकार और देश के लिए मरने को तैयार हूं। तुम मेरे रास्ते में खड़े होने लायक नहीं। तुम मेरे बेटे को मरने नहीं दोगे। तुम मरने वाले हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा जीवित रह सकता है? इस बारे में अब पूरे संसार को पता है। ये सबूतों का पहाड़ है। शायद तुम रात दिन चैन से नहीं सो पाओगे। मैं हंसता हूं। मुझे अभी बहुत संतुष्टि है। झेंग जी, मैं आपके साथ मरने के लिए तैयार हूं। तुमने फिर क्या कहा? मैंने जो कहना था कह दिया। मैंने तुम्हें समझा दिया था झेंग जी। मैंने अब समझ लिया है। ऐसा परिणाम होने पर मेरे रहने से कोई फायदा नहीं होगा। बहुत अच्छा, सबको एक साथ पकड़ो। हमारे राजा महान है, बहुत महान है। आप दोनों प्रार्थना करें। रुको। झेंग शुया और हायाई को पकड़कर आदेश का इंतजार करो। किसका आदेश? चाचा, आप इसका और ध्यान न दें। आपने अपनी मर्जी से फैसला किया। चाचा, मैं राजकुमार हूं। आप क्या आपको लगता है कि झेंग शुया और हायाई को नहीं मारना चाहिए? ऐसा ही है। झूया को भी नहीं मारना चाहिए। नहीं बेटा, मैंने बार बार सोचा है। अब मुझे लगता है कि ह्यूएन को मारना जरूरी है। ओह, तो बताओ। ह्यूएन के द्वारा किए गए अपराध गंभीर है। सबको पता है। अगर उसे माफ कर दिया जाए तो शायद संसार के समक्ष जवाब नहीं दे पाएंगे। बेटा, जानता हूं पिताजी ने ह्यूएन भाई के मामले में बहुत सोच विचार किया है। न तो उसे सजा से बचने देना चाहते हैं और न ही उसकी जान लेना चाहते हैं, पर यह बात आखिरकार दोनों तरफ से संभव नहीं है। बेटा के अनुसार सलाहकार मरने के लिए तैयार होते हैं। झेंग और हाथ दोनों ने सलाह देने के लिए जान देने की तैयारी की। ऐसा करना उनकी निस्वार्थता का प्रमाण है। अगर उन्हें मार दिया गया तो फिर कौन सच्चाई के लिए आगे आएगा? झेंग शुया एक वफादार मंत्री है, मुझे पता है, पर वो सभी अमीरों के सामने, जनता के सामने मुझे धमकाकर अपने भतीजे को मारने के लिए मजबूर कैसे कर सकता है? ये आदमी नफरत का पात्र है। मैं इस तरह की बात को सहन नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं सहन कर सकता। पिताजी, क्या ह्यूएन भाई को? मुझे पता है, अगर ह्यूएनर को नहीं मारा गया तो सबको संतोष नहीं होगा, और अगर ह्यूएनर को मार दिया गया तो पूरे देश में आश्चर्य होगा। इससे देश की शासन व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये सब मुझे पता है, पर तुम्हें ये नहीं पता। अगर छठे भाई की मदद न होती तो मैं पागल हो जाता। एक पूरे परिवार के लाशें सड़ रही होती छठे भाई के कारण, वरना मेरा आज तक का अस्तित्व नहीं होता और नहीं तुम्हारा। अब मैं सम्राट बन गया हूं जिसके पास जीवन और मृत्यु की शक्ति है, और अब अपने छठे भाई के वंश को खत्म करना है। सारे देश
वासी झुयुजंग की हंसी उड़ाएंगे। इस बात को पार करना मेरे लिए मुश्किल है। पर अब इस बारे में बात नहीं करें। मुझे फिर से सोचने दो। वृद्धाश्रम में क्या काम है? क्या आप राजा से मिलना चाहते हैं? राजा यहां नहीं है। फिर कहाँ गए? राजा ने काउंटी के कार्यालय की ओर जाने का आदेश दिया। जल्दी करो। वृद्धाश्रम धीरे चले। क्यूएनर पिताजी, नहीं 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 नहीं। पिताजी को मेरी जान बख्शने के लिए धन्यवाद। ह्यूएनर पिताजी, तुमसे क्षमा चाहता हूं। पिताजी, आप ऐसा क्यों? भाई हुन, क्यों इतनी दूर जाना है? पिता और पुत्र को अब खेद है। भविष्य में मैं एक नया पत्ता। बहुत देर हो चुकी है। पिता, आप ये। पिता कानून के अनुसार कार्य करने का फैसला करता है। पिता, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, भविष्य में पुत्र मंत्री को उनके पद से हटा दिया जाएगा। मैं फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। फिर आपके अपराधों का दोष कौन लेगा? पापा, अब मैं इस तरह दिखता हूं। क्या इतना पर्याप्त नहीं है? आपको समझना चाहिए, पिता सिर्फ आपके चाचा नहीं हैं, सम्राट भी। मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता, मेरी इच्छाओं के अनुसार नहीं। सबसे बड़ी बात जो मैंने गलत किया, मैंने आपको पहले नहीं समझा था। पिता, तुम मुझे रख लो। मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। हमें किसी के परिवार में चाहिए। अब परिवार की जरूरत। तुम मरने के लिए जाओ। चचेरे भाई, भाई के लिए कुछ कहना। भाई के पिता का भी मेरा हिस्सा है। पिता और मैं रात भर। मेरे पिता और मैं बहुत दुखी हैं। भाई साहब, मुझे माफ कर दो। मैं चाचा को, उसे अपने पिता की तरह व्यवहार करें। कृपया भाई हुनान को आश्वस्त करें। पिता, क्या मेरे पिता इस बारे में जानते हैं? अभी तक उसे नहीं बताया। पिता, मैं गलत था। हनर, ये मेरे पिता के जीवन में सबसे दुखद बात थी। पिता का शुक्रिया। अपनी महिमा गुरु जी, एक मुलाकात के लिए। मुझसे मिलने के लिए उसे। हां,
8 भारी, 8 बड़े भाई। नहीं नहीं नहीं, आपकी महिमा भाई। एक ही पूर्वज और एक ही वंश के विभाजन को देखें, तो कृपा करके अपने भतीजे को माफ कर दो। महाराज मेरे प्यारे भाई, हम दोनों बचपन से इतने सालों से एक साथ रहे हैं। या तो मैंने तुम्हारी मदद की या तुमने मेरी मदद की, है ना? आज भैया मैं तुमसे आखिरी बार प्रार्थना कर रहा हूं, तुम मेरी एक सेवा करो। तुम हुक्म दो कि मेरी सजा सुनाई जाए। मुझे ह्यूएनर से पहले मरने दो, मुझे ऐसा ना देखना पड़े। छठे भैया, छठे भैया, छठे भैया, छठे भैया। मैंने सब कुछ ध्यान से सोचा है। वास्तव में कोई दोहरा उपाय नहीं है। मैं अब सम्राट हूं। हर चीज को बड़े पैमाने पर सोचना पड़ता है, लेकिन तुमने उसे बचा दिया है। तुमने उसे बचा दिया है। फिर तुम क्यों बदल गए? तुम्हारे वचन सच है या झूठ है? भैया, ह्यूएनर ने इस बार बहुत बड़ा अपराध किया है। पिछली बार उसने 500 गुण की चोरी की थी, तब मैंने तुम्हारे भाई के लिए कानून झुका दिया था और उसे माफ कर दिया था, जिसके लिए कई मंत्री अभी भी आलोचना कर रहे हैं। अब उसने 16,700 गुण की चोरी की है। वो खुद जानता है कि एक बार सच्चाई पता चलने पर उसकी मौत निश्चित है। फिर भी उसने ये किया। ये लड़का खुद मौत की तलाश में है। मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? फिर से उसे माफ कर दूं तो मैं आगे कैसे भ्रष्टाचार रोक सकता हूं? ये जारी रहने पर राजसीन जल्द ही ढह जाएगा और मेरे गिरते ही हमारा ज़ू परिवार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना बड़ा कानून तोड़ा है। वो तुम्हारा भतीजा है। मेरा तो बस एक ही बेटा है। उसे मारना या न मारना तुम्हारे एक शब्द पर निर्भर है। ऐसी बातें तुम कैसे कह सकते हो? चाचा, आप इतना दुखी मत हो। ये आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। राजा आपके वचन को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। राजा कभी फैसला लेने में संशय नहीं करते, लेकिन ये मामला राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई अच्छा समाधान नहीं है। चोंगबा, तुम मुझे इस तरह जीवित नहीं रहने दो। भैया, मेरी मौत जल्दी हो जाए तो बेहतर है। तुम हुक्म दो, मुझे तलवार से मार डालो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। भैया, ऐसी बातें तुम कैसे कह सकते हो? मैं बहुत चाहता हूं कि ह्यूएनर को माफ किया जाए, लेकिन सरकार उसे माफ नहीं कर सकती। इस बात का तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। मैं लगभग मरने वाला हूं। तुम मुझे ह्यूएनर की जगह मरने दो, मैं खुशी से मरूंगा। उसे माफ कर दो। भाई, अगले जन्म में तुम्हारा बैल घोड़ा बनकर तुम्हें सेवा करूंगा। मैं तुम्हें जिंदगी भर सेवा करूंगा, मेरे अच्छे भाई। छठे भाई, मेरी बात सुनो। देश का कानून खेल नहीं है। ह्यूएनर ने कानून तोड़ा है, वो इसका खुद जवाबदेह है। छठे भाई, ह्यूएनर के जाने के बाद तुम चिंता मत करो। तुम्हारा पूरा जीवन सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, लेकिन ह्यूएनर की मौत के बाद मेरा घर टूट जाएगा, जड़ ही कट जाएगी। मैं और क्यों जीऊं? छठे भाई, मैं चाहता हूं कि चू राजा झुझे को तुम्हारा पुत्र बनाऊं। तुम्हें क्या लगता है? अलग है, अलग है। मुझे तो ह्यूए नहीं चाहिए। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। छठे भाई, मुझे बहुत मुश्किल से बादशाही मिली है। अच्छे भाई, उस छोटी सी जमीन के हिसाब से उसे माफ कर दो। अगर तुम ह्यूएनर को मारने पर अड़े रहें, तो तुमने मुझे पहले महल में जन्मदिन मनाने लाया था और मुझे बहुत सारे उपहार दिए थे। क्या तुमने आज के लिए ही तैयारी की थी? तो मुझे जन्मदिन मनाने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे उन सब उपहारों की जरूरत है। मुझे मेरा बेटा चाहिए। छठे भाई, मैंने फैसला कर लिया है।
अब कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं है। चोंगबा, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। मुझे ऐसा ही करना होगा। ठीक है। भाई, अच्छे भाई, मैं तुमसे आखिरी बार गुजारिश करता हूं, ह्यूएना को माफ कर दो, मुझे उसकी जगह मरने दो। अगर तुम मानो नहीं तो आज मैं यही मर जाऊंगा। भाई मत करो ऐसा, छुरी रख दो। चाचा ऐसा मत करो, कोई भी पास मत आओ। अच्छे भाई, तुम मुझे वादा दो। छठे भाई, छठे भाई, मैं तुमसे विनती करता हूं। दादाजी दादाजी दादाजी। छठे भाई, छठे भाई, मैं इतना आग्रह कर रहा हूं, तुम तो साफ बात कहने को भी नहीं राजी। भैया समझ गए, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जीजाजी जीजाजी। ह्यूएना। चाचा चाचा चाचा। छठे भैया, छठे भैया। चाचा। छठे भैया भैया। आप सबने देखा होगा, मैं झुयूजंग ने पहले अपने जहू परिवार के लोगों को मारा है। इसके बाद अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी मिले और उसका पता चले तो मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगा। झेंगशुया को बुलाओ। हाँ। झेंगशुया, अब तुम संतुष्ट हो? हे महाराज, ये निम्न सेवक को केवल एहसास है कि भविष्य में और भी ईमानदारी से काम करूंगा। पद के प्रति वफादार, देश के लिए सच्चा और साफ सुथरा अधिकारी बनूंगा। हे महाराज, आपके विश्वास को निभाऊंगा। सच कहूं, जब मैंने तुम्हें अफवाह के आधार पर बात करने के लिए कहा, तुमने पहले ही डिंगुआ को क्यों सोचा? हे महाराज, सबसे पहले डिंगुआ की बातें बहुत फैली हुई थी और इसमें राजशाही का संबंध था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह मेरे लिए एक चुनौती थी? हे महाराज, निम्न सेवक को पता है यह आपको मुश्किल में डाल देगा और अब राजभाई और राजपोते की मृत्यु हो गई है। निम्न सेवक का मन और भी दुखी है। लेकिन हे महाराज, क्या आपने फैसला नहीं किया भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए? अभी सारा देश डिंगुआ को देख रहा है। अगर डिंगुआ की बात नहीं सुलझेगी तो लोग सहमत नहीं होंगे। भ्रष्टाचार को रोकना असंभव होगा। हे महाराज, इस तरह आपका भ्रष्टाचार विरोधी मिशन असफल हो जाएगा। इसलिए निम्न सेवक ने डिंगुआ का मुद्दा उठाया। हे महाराज, ये आपके लिए चुनौती नहीं थी, बल्कि ये मैंने आपके और सरकार के हित में सोच समझ कर किया। तुम अच्छे हो,
सब कुछ अब ठीक हो गया। मैंने जो किया सो सही था। ऐसे राजा जो अपने परिवार को दंड देकर भ्रष्टाचार खत्म करने का फैसला करते हैं, ऐसे इतिहास में कम ही मिलते हैं। तुम अभी भी ऐसी चापलूसी भरी बातें करते हो। निम्न सेवक को तो बस सच्चाई बोलनी है। मैं तुम्हें ह्यूगुएम भेजने का इरादा कर रहा हूं, अंचाशी के पद पर 5वीं श्रेणी के अधिकारी के रूप में। उम्मीद है कि तुम अपना कर्तव्य निभाओगे और बुराई को दंड देकर सजाएगा। मेरी उम्मीदों को पूरा करोगे। आपका धन्यवाद। अकेले क्यों बार बार? दुनिया के भ्रष्टाचार को अब भी रोका नहीं जा सकता। उसकी महिमा, वास्तव में भ्रष्टाचार की हवा कम हो गई है। यह सिर्फ अदालत खुले में है। अंधेरे में भ्रष्ट अधिकारी। 1000 साल पुरानी आदत को ठीक करना अभी भी मुश्किल है। दृश्य लालच मानव प्रकृति है। कठोर दंड के बिना एक कठोर सरकार के विचार को तोड़ना मुश्किल है। कठोर दंड और कठोर राजनीति, युगों के राजाओं के बीच, और कोई भी अपनी महिमा को पार नहीं कर सकता। नहीं, मुझे फिर से मारना है। दुनिया भर में भ्रष्ट अधिकारियों की हत्या, अब तक ठंड। श्री जी ने विनम्र होने के बाद आधिकारिक करियर में प्रवेश किया। मुझे आपके साथ काम करने का आनंद मिलेगा। यह वास्तव में बहुत फायदा हुआ है। और प्रभु जी की सलाह ले। मेरा दिल बहुत आभारी है। हे भगवान, मैं फुहार गया हूं। उसकी महिमा के बिना हम केवल अपने देश की सेवा करने की महत्वाकांक्षा रख सकते हैं और नहीं डाल सकते। आभारी होने के लिए मैं और आप दोनों को धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ, मुझे याद है जब भगवान ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस मामले का परिणाम हमारे खाने के लिए अच्छा नहीं है। अब ऐसा नहीं लगता। भगवान की चिंता थी। आपकी महिमा अभी भी बहुत बुद्धिमान है। न केवल जुआन को मार डाला गया, साथ ही मास्टर जी भी। हो सकता है, लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से जानता हूं। अब से तेरी महिमा मैं फिर से नहीं देखना चाहता। ये एक मध्यस्थ के लिए है, अच्छी बात नहीं है। भगवान की चिंता बहुत अधिक है। मैं आपके साहस और अखंडता की बहुत प्रशंसा करता हूं। अदालतों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी कभी आपको अपनी महिमा के बारे में सोचना चाहिए। वास्तव में मुझे जोर देने की आवश्यकता नहीं है। मौत के साथ जीने की आदत, इस तरह से वो अपनी महिमा को मरने के लिए मजबूर करेगा। कोई समझदार चाल नहीं। जहां थोड़ा सा किनारा है, अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यह करना वास्तव में आसान नहीं है। हान महोदय, एक सलाहकार के रूप में देश और लोगों के लिए जीवन और मृत्यु को दरकिनार करना होगा। सत्ता के उतार चढ़ाव में भाग्य अनिश्चित है। हान महोदय, कृपया याद रखें, सम्राट से न लड़े, क्योंकि अंत में हम नहीं जीत सकते। ठीक है, अब और नहीं। हान महोदय, आज के बाद हम अलग अलग रास्तों पर होंगे। कृपया अपना ध्यान रखें। झेंग महोदय के बहुमूल्य शब्द मैं हमेशा याद रखूंगा। अब मैं चलता हूं। सावधान रहें।